मित्रों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम मांग सारणी का अध्ययन करते हैं। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? मांग सारणी किसी बाजार में एक निश्चित समय में किसी वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्राओं की क्रमबद्ध तालिका मांग सारणी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। व्यक्तिगत मांग सारणी, एक बाजार में एक निश्चित समय में किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्राओं की तालिका या सारणी को हम व्यक्तिगत मांग सारणी या तालिका कहते हैं। बाजार मांग सारणी एक बाजार में एक निश्चित समय में समस्त उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्राओं के योग को प्रदर्शित करने वाली तालिका या सारणी बाजार मांग सारणी कहलाती है। मांग सारणी अन्य बातों के समान रहने की मान्यता पर आधारित है। इसमें भी हम अन्य सभी बातें अर्थात वस्तु की कीमत और उसकी क्वांटिटी के अलावा सभी बातों को स्थिर मान लेते हैं। यह अनुमानित और काल्पनिक होती है। मांग सारणी व्यक्तिगत मांग तालिका अनियमित होती है, जबकि बाजार मांग तालिका अधिक नियमित होती है। व्यक्तिगत मांग तालिका में अनेक प्रभाव होते हैं जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन बाजार मांग तालिका में सभी व्यक्तिगत धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अतः बाजार मांग तालिका अधिक नियमित होती है। दोनों तालिकाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। स्वाभाविक है कि व्यक्तिगत मांग तालिका का योग ही बाजार मांग तालिका है, अतः दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इसे इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इस सारणी में व्यक्तिगत और बाजार दोनों को ही प्रदर्शित किया गया है। व्यक्ति ए द्वारा मांग सारणी, यह व्यक्तिगत मांग सारणी हो गई, और व्यक्ति बी द्वारा मांग की जाने वाली ये दूसरी व्यक्तिगत मांग सारणी, और व्यक्ति सी के द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित करने वाली तालिका हो गई तीसरी व्यक्तिगत मांग सारणी। और तीनों का योग कर लेते हैं तो पहला कॉलम और अंतिम कॉलम ये मिल दोनों बाजार मांग तालिका को व्यक्त कर। इस तालिका में यह मान लिया गया है कि बाजार में कुल 3 व्यक्ति ही है, ए, बी और सी, और तीनों का योग कर लेते हैं तो बाजार मांग सारणी बन जाती है। इसे चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर संलग्न ग्राफ का निर्माण होता है, जिसमें ए व्यक्तिगत मांग वक्र है, बी व्यक्ति का व्यक्तिगत मांग वक्र है, और सी व्यक्ति का व्यक्तिगत मांग वक्र है। और रेड कलर में जो लास्ट में प्रदर्शित किया गया है यह मार्केट डिमांड है, बाजार। तीनों का योग जैसे 4 रुपए पर योग करें तो 4 रुपए कीमत पर ए व्यक्ति द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा 27, बी वाला 22 और सी व्यक्ति द्वारा 12। तो पहले 12 फिर 22 और फिर 27, इन सभी का योग कर लिया जाता है तो टोटल 61, जो इस तरह 61 व्यक्त किया जा सकता है। तो 61 के सामने यह व्यक्त हो जाता है। मांग वक्र, मांग सारणी को रेखा चित्र के रूप में अंकित करने पर बनने वाला वक्र मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र भी यदि व्यक्तिगत बाजार मांग सारणी को चित्रित करें तो व्यक्तिगत मांग वक्र बनेगा, और बाजार मांग वक्र यदि हम बाजार मांग सारणी को चित्रित करते हैं तो बाजार मांग वक्र बनता है। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यह नीचे की ओर गिरती हुई सीधी रेखा हो सकती है, नीचे की ओर गिरती हुई उन्नतोदर या नतोदर या अन्य प्रकार की हो सकती है, लेकिन मांग वक्र सदैव बाएं से दाएं
नीचे की ओर गिरता हुआ ही होता है। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, अन्य बातें समान रहने पर, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और मूल्य में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में कमी होती है। इस विपरीत क्रिया को मांग का नियम कहते हैं, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग घटना, कीमत घटने पर मांग बढ़ना मांग का नियम कहलाता है। इस संबंध में सैमुअलसन का कथन है, यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातों के समान रहने पर उसे कम मूल्य पर ही बेचा जा सकता है, अधिक मात्रा तो मूल्य कम होगा। इसी तरह मार्शल का कथन है, जब एक वस्तु का मूल्य घट जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग घट जाती है, अर्थात मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। यह मांग का नियम कहलाता है। मांग का नियम केवल गुणात्मक कथन है, अर्थात कीमत बढ़ती है तो मांग घटेगी, या कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ये परिमाणात्मक नहीं है, अर्थात आपको क्वांटिटी के फॉर्म में यह परिमाणात्मक नहीं है, केवल परिवर्तन की दिशा का संकेत मात्र है, अर्थात कीमत और मांग विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हैं। मांग का नियम अनेक मान्यताओं पर आधारित है, अर्थात बहुत सारी एजम्पशंस है जो हमें लेकर चलना पड़ता है, जैसे उपभोक्ता की आदतें, रुचियां, रीति रिवाज और अधिमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब यह मांग का नियम लागू होता है। आदतों के वशीभूत किए जाने वाले व्यय मांग के नियम का पालन नहीं करते हैं। इस तरह रुचियां भी कीमत में परिवर्तन के बिना भी मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन कर देती है। कीमत स्थिर है और किसी वस्तु के प्रति किसी व्यक्ति की रुचि बढ़ गई है तो स्थिर रहते हुए भी वस्तु की मांग बढ़ सकती है या घट भी सकती है। रीति रिवाज के वशीभूत किए जाने वाले व्यय कीमत के अनुरूप नहीं बदलते हैं, वह रीति रिवाज के अनुरूप, आवश्यकता अनुरूप व्यय किए जाते हैं, और उपभोक्ता के अधिमान में परिवर्तन होने पर भी कीमत में परिवर्तन के बिना भी मांग बदल सकती है। यदि वस्तु के प्रति अधिमान बदल गया तो वस्तु की मांग परिवर्तित हो जाती है। उपभोक्ता की आय अध्ययन की अवधि के दौरान स्थिर रहना आवश्यक है, क्योंकि आय भी उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं। अर्थात कीमत स्थिर रहते हुए भी यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ सकती है। अर्थात आय स्थिर रहने पर ही कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी। संबंधित वस्तुओं व अन्य वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहने आवश्यक है। संबंधित वस्तुओं में स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं आती है। स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दोनों इसके अंतर्गत आएगी, क्योंकि संबंधित वस्तुओं की कीमतें वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। जैसे चाय और कॉफी संबंधित वस्तुएं हैं। चाय की कीमत और मांग का अध्ययन कर रहे हैं, उस दौरान कॉफी की कीमत में भी परिवर्तन होता है। मान लीजिए चाय की कीमत स्थिर रहते हुए कॉफी की कीमत में कमी आ गई तो चाय की मांग घट जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता चाय के स्थान पर कॉफी का प्रतिस्थापन करेगा। इसी तरह पूरक वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर रहे और अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य भी स्थिर रहने आवश्यक है, क्योंकि इनकी कीमतों में परिवर्तन से उपभोक्ता की वास्तविक आय पर प्रभाव पड़ता है, रियल इनकम पर प्रभाव पड़ता है, और रियल इनकम का प्रभाव वस्तु की मांग को भी प्रभावित करता है। इसी तरह वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन भी हो जाता है, अर्थात स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता मांग का नियम लागू होने में बाधक है। भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए। किसी वस्तु की कीमत
बढ़ रही है और भविष्य में और बढ़ने की आशंका है, तो उपभोक्ता वस्तु की कीमत बढ़ने के बावजूद भी उसकी मांग में वृद्धि कर देगा, क्योंकि भविष्य में मूल्य और बढ़े उससे पहले वो उस वस्तु को खरीदकर स्टॉक कर लेना चाहता है। यदि वस्तु की कीमत घटती है और भविष्य में और घटने की आशंका है, तो उपभोक्ता ऐसी वस्तु का उपभोग स्थगित कर देगा, क्योंकि वह घटती हुई कीमत का लाभ उठाना चाहता है। तो अतः कीमत घटने पर भी वह वस्तु की मांग में वृद्धि नहीं करेगा। अतः मूल्यों में परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए। वस्तु विशेष की किस्म समान रहना आवश्यक है। यदि कीमत में वृद्धि होती है और किस्म भी पहले से बेहतर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कीमत में वृद्धि के बावजूद भी वस्तु की मांग घटती नहीं है, वस्तु की मांग बढ़ भी सकती है। अतः मांग के नियम के लागू होने के लिए क्वालिटी कांस्टेंट रहना आवश्यक है। वस्तु की प्रकृति सामान्य हो, प्रतिष्ठा सूचक या दिखावटी वस्तु नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन पर अधिकार से समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसी वस्तुओं की मांग कीमत अधिक होने पर मांगी जाने वाली मात्रा भी अधिक होती है, मांग के नियम का विरोध होता है। या ऐसी वस्तुएं दिखावटी की मांग भी कीमत बढ़ने के साथ बढ़ती है, कीमत घटने के साथ घटती है। अतः जिस वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं वह सामान्य प्रकृति की वस्तु होनी चाहिए। अतः इन मान्यताओं के रहते हुए ही मांग का नियम लागू होता है। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। इसके समझने के लिए एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। जैसे वस्तु X की कीमत 6, 5, 4 इस तरह लगातार घट रही है, तो उसकी मांग, वस्तु की मांग अन्य बातें समान रहने पर बढ़ रही है। 10, 20, 30, 40, 60, 80 इस तरह। इसको एक चित्र के रूप में यदि प्रदर्शित करें तो चित्र डिमांड कर्व बनता है। इस चित्र में x अक्ष पर वस्तु की क्वांटिटी ली गई है और y अक्ष पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है, और इन सभी बिंदुओं को प्रदर्शित कर और उन्हें एक रेखा द्वारा मिलाने पर डी वक्र बनता है। इसे हम डिमांड वक्र या मांग वक्र कहते हैं। यह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात वस्तु की कीमत व मांग में विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। कुछ मांग वक्र के चित्र यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ सीधी रेखा के रूप में भी हो सकता है या वक्र की फॉर्म में भी हो सकता है। ये मूल बिंदु के उन्नतोदर वक्र है और ये मूल बिंदु के नतोदर, इस तरह के मांग वक्र भी हो सकते हैं। चित्र 2 में मांग वक्र का ऊपरी भाग स्टीप होता है, अर्थात उसका ढाल ज्यादा है। कीमत में परिवर्तन पर भी मांग में परिवर्तन कम होता है, इसकी इलास्टिसिटी कम होती है, लेकिन नीचे कीमत पर इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। जबकि चित्र संख्या 3 में ऊंचे कीमत क्षेत्र में इलास्टिसिटी ज्यादा है और नीचे कीमत क्षेत्र में यह स्टीप हो जाता है, अर्थात इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो मांग वक्र किसी भी तरह का रूप धारण कर सकता है, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन यह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ ही होता है। मांग के नियम की व्याख्या, अर्थात मांग का नियम क्यों लागू होता है, या मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, या कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध क्यों होता है। मांग के नियम के लागू होने के 5 कारण है। पहला, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसा कि पूर्व में हमने अध्ययन किया था कि किसी वस्तु के उपभोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है। उपभोक्ता सदैव
सीमांत उपयोगिता के बराबर ही मूल्य देना चाहता है, इससे अधिक मूल्य कभी नहीं देता है। उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाइयाँ तभी खरीदेगा जब वस्तु की कीमत में कमी होगी, अर्थात प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी को बराबर रखेगा। अगर प्राइस ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम है, तो इस वस्तु की इकाई को नहीं खरीदेगा, और प्राइस कम है और मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है तो इसको खरीदेगा, और तब तक खरीदता चला जाएगा जब तक कि कीमत सीमांत उपयोगिता के बराबर नहीं हो जाती है। अतः अधिक इकाई, ये संतुलन इकाइयाँ हैं, अधिक इकाई तब ही खरीदेगा जब कीमत घटेगी और सीमांत उपयोगिता भी घट जाती है, अर्थात अधिक इकाई पर सीमांत उपयोगिता घटती है। प्रतिस्थापन प्रभाव, अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहते हुए, जैसा कि हमने मान्यताओं में लिया है, एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता के लिए वह वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में महंगी हो जाती है। उपभोक्ता इस महंगी वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रतिस्थापन करेगा, इस वस्तु की मांग में कमी करेगा, अर्थात उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी वस्तु की मांग में मांग के नियम का प्रयोग करता है। आय प्रभाव, किसी वस्तु की कीमत में कमी से उपभोक्ता न केवल उस वस्तु की पहले जितनी मात्रा कम मुद्रा में क्रय कर सकेगा, बल्कि उस बचत से अन्य वस्तुओं के साथ साथ पहली वस्तु अंडर कंसिडरेशन जो वस्तु है की भी अधिक मात्रा खरीद पाएगा। अतः कीमत घटने पर आय प्रभाव के कारण भी वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है, या कीमत बढ़ने पर कम मात्रा मांगी जाती है क्योंकि उसकी रियल इनकम कम हो जाती है, रियल इनकम घट जाती है। तो ये आय प्रभाव में। नए क्रेता, जब वस्तु की कीमत घटती है तो नए क्रेता उसे खरीद कर मांग बढ़ाते हैं, अर्थात ऊंची कीमत पर बहुत सारे क्रेता उसको नहीं खरीद पा रहे थे, अब कीमत घटने पर वह उसे खरीद कर अपनी मांग बढ़ाते हैं, और इसके विपरीत जब कीमत बढ़ती है तो कई उपभोक्ता उसका प्रयोग बंद करके मांग घटाते हैं। वस्तु के प्रयोगों की संख्या, एक ही वस्तु के एक से अधिक प्रयोग होने पर घटते मूल्य उसके प्रयोगों की संख्या में वृद्धि कर देते हैं और मांग बढ़ाते हैं, जबकि बढ़ते मूल्य उसके प्रयोग को केवल अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ही सीमित करके मांग घटाते हैं। मांग के नियम के अपवाद, ऐसी दशाएं जिनमें वस्तु की कीमत घटने पर मांग घटती है, अर्थात एक ही दिशा में प्रयोग होता है, या कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, अर्थात कीमत व मांग में सीधा संबंध होता है, उन्हें मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। ये अपवाद निम्न प्रकार है। पहला अपवाद है, वस्तु के मूल्य में और अधिक कमी या वृद्धि की आशंका होने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने पर उसकी मांग घट जाती है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता यह सोचता है कि कीमत और अधिक बढ़ने से पूर्व उसकी अधिक मात्रा खरीद ली जाए, अर्थात वह बाजार की तरफ दौड़ेगा, और कीमत घटने पर वो बाजार जाना बंद कर देगा, क्योंकि कीमत घटने के उपरांत उसका लाभ प्राप्त करना चाहेगा, अर्थात कीमत घटने पर मांग कम कर देगा। दूसरा है दुर्लभ, प्रतिष्ठा सूचक या बहुत अधिक मूल्य वाली वस्तुओं की मांग के नियम का विरोध करती है। दुर्लभ वस्तुएं जिनकी पूर्ति बहुत ही सीमित होती है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जिन पर अधिकार से उपभोक्ता की प्रतिष्ठा बढ़ती है, या बहुत अधिक मूल्य वाली वस्तुओं की मांग कीमत बढ़ने पर अधिक होगी, कीमत घटने पर कम होगी, अर्थात ये मांग के नियम का विरोध करती है। गिफिन विरोधाभास, गिफिन नामक अर्थशास्त्री ने इस विरोधाभास की व्याख्या की थी, उनके नाम पर ही इसे रखा गया, गिफिन विरोधाभास। गिफिन वस्तु वह घटिया वस्तु होती है जिस पर निम्न आय स्तर वाले लोग अपनी आय का अधिकांश भाग व्यय करते हैं।
ऐसी वस्तु की कीमत घटने पर प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण तो मांग बढ़ेगी। वस्तु की कीमत घटी, उसकी वह वस्तु दूसरी वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो गई, अर्थात उसकी मांग बढ़ेगी। लेकिन वास्तविक आय में वृद्धि से उस वस्तु की मांग घट जाएगी। अब देखिए आप, ये वस्तु घटिया है, वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, और वास्तविक आय में वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग घटेगी, क्योंकि यह घटिया वस्तु है। तो जिनकी आय सीमित है उनकी आय पर इसका प्रभाव अधिक होता है। उपभोक्ता अन्य श्रेष्ठ वस्तु पर अधिक व्यय करेगा, इस वस्तु की मांग को आय बढ़ने के कारण घटा देगा। दोनों प्रभावों में से आय प्रभाव ज्यादा मजबूत होने के कारण कीमत घटने पर मांग भी घटती है। अतः गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसी प्रकार अज्ञानता और भ्रम की स्थिति से भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। हम यह मान कर चल लेते हैं कि ऊंची कीमत पर वस्तु की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन वह हमारी अज्ञानता और भ्रम की स्थिति होती है, तो उस समय मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऊंची कीमत, मांग भी ज्यादा। जीवन की अनिवार्य वस्तुओं के क्षेत्र में मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, जीवन के लिए अनिवार्य है उन वस्तुओं की मांग, चाहे कीमत बढ़ जाए या घट जाए, वह स्थिर रहती है, उसमें यह मांग का नियम लागू नहीं होता। मंदी और सट्टे की स्थिति में मांग का नियम का विरोध होता है। बाजार में मंदी की स्थिति है तो कीमत घटने पर मांग भी घटेगी, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ेगी, और सट्टे की प्रवृत्तियां भी मांग के नियम का विरोध करती है। थैंक यू।